गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा मानव व्यवहार मनोविज्ञान। इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन में कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसका लक्ष्य किसी जीव के समग्र व्यवहार को समझना और नियंत्रित करना है। तो क्या हुआ कि मानव मनोविज्ञान एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्राणी, किसी भी जीव का, जैसे फॉर एग्जांपल वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, उनके व्यवहार को समझना और उसे नियंत्रित करना, इस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो 1976 में एक साइंटिस्ट ने इन्हें अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है। मनोविज्ञान मोटे तौर पर मानव और पशुओं के व्यवहार की जांच करता है। मतलब मनोविज्ञान जो है कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, जो हमारे जीव हैं, इनके व्यवहार की जांच करता है या फिर उसे परखता है और व्यवहार के साथ जुड़ी मानसिक और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की भी जांच करता है। जैसे कि हमारे मनुष्य से जुड़ी कुछ मानसिक चीज़ें हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो क्रोधित होता है, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इस विज्ञान की शाखा में करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनोविज्ञान व्यवहार और व्यवहार जनित गतिविधियों और अनुभव के अध्ययन का विज्ञान है। कि इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो हमारी डेली रूटीन में गतिविधियां करते हैं, हम उसका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब कुछ साइंटिस्टों ने उनके अनुसार कुछ परिभाषाएं दी है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, शब्द व्यवहार का अर्थ विस्तृत और व्यापक है। मतलब जो मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान जो है, उसका अर्थ जो है विस्तृत है और व्यापक है। इस शब्द में सभी गठनात्मक गतिविधियां जैसे चलना, तैरना, नृत्य करना, दौड़ना आदि संबोधित क्रियाएं जैसे सोचना, कल्पना करना, तर्क करना आदि शामिल किया गया है। तो कुछ वैज्ञानिकों अनुसार यह परिभाषा है कि हम जो भी डेली रूटीन की गतिविधियां करते हैं या फिर हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी गतिविधियां करते हैं, जैसे हम चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं और सोचने समझने की जो क्रियाकलाप है या शक्ति है, इन सारी गतिविधियों का भी हम इस साइंस में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्यवहार की प्रकृति, नेचर ऑफ बिहेवियर, कि हम दूसरों के प्रति अपना कैसे बिहेवियर करते हैं या कैसे व्यवहार करते हैं, तो इसका क्या नेचर है या फिर क्या प्रकृति है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक शिशु व्यवहार के अनेक रूपों के साथ पैदा होता है। जो एक छोटा बच्चा होता है वह अनेक गतिविधियां या फिर अनेक रूपों में अपना व्यवहार करता है और उसी के साथ उसका जन्म होता है। ये व्यवहार अनेक प्रकार के जटिल कारकों पर निर्भर करता है। जो इस छोटे बच्चे का व्यवहार होता है वो कई बहुत अधिक जटिलताएं, मतलब समस्याएं, कारकों के साथ निर्भर करता है और इसी के साथ वह बच्चा विकसित होता है। विशेष दूसरे के साथ वार्तालाप पर निर्भर होकर वह दूसरों के साथ बातचीत कर कर भी अपना ग्रोथ करता है। एक मानव समाज में बड़े होने के दौरान बच्चा किसी विशेष समाज परिवेश में लोगों की विशेषताओं को और जीवन मूल्यों को अपनाकर और उनसे
समझौता करना सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास के आवरण में दूसरों के साथ कोऑपरेट कर या फिर समस्याओं के साथ निर्भर होकर वह अपना जीवन यापन करता है। यह प्रक्रिया देश विदेश और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है, जिसमें लोगों में अनेक समानताएं और भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग बिहेव होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, जो लाइफ स्टाइल है, जो जीने का तरीका है, वो अलग अलग देशों में और अलग अलग व्यक्ति के अनुसार होता है। सभी व्यक्तियों में समानताएं नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवहार वांशिक जीवाणुओं और विशेष वातावरण की क्रिया प्रतिक्रिया को प्रभावित हो सकता है। जैसे कि हमारा जो वातावरण है उसमें कुछ समानता, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ या फिर किसी विशेष वातावरण की वजह से भी लोग प्रभावित होते हैं। लोगों के अनुसार या व्यवहार में वातावरण से सीखने के परिणाम स्वरूप शारीरिक गुण और संस्कृति भिन्नताएं देखी गई है। क्या है कि हमारा परिवेश या फिर हमारे कल्चर में विशेष क्या है, अलग अलग तरीके से जीवन यापन या फिर शारीरिक गुण या फिर सांस्कृतिक क्रियाएं होने के वजह से वह भिन्नताएं देखने को मिलती है। माननीय प्रकृति एवं नहीं तो होती, यद्यपि संप्रेषण और अनुकूलन की योग्यताएं जैसे स्पष्ट मानवीय विशेषताएं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र की वातावरण अलग अलग होता है, उस वजह से भी हमें लोगों में कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके बाद आपका आता है व्यवहार व्यक्तित्व की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कौन कौन से कारक है कि जो हमारे व्यवहार को या फिर व्यक्तित्व को अफेक्ट करते हैं। तो वही देखेंगे कि हमारे व्यवहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट आता है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है जैविक कारक, सेकंड है सामाजिक कारक। जैविक कारक को भी कुछ भागों में विभाजित किया है। जैसे फर्स्ट देखते हैं, नलिहीन अंतःस्त्री ग्रंथियां। कुछ जैविक कारक मतलब हमारे अंदर जो जैविक कारक में भी फर्स्ट है आपका, कुछ ग्रंथियां हैं जिसके वजह से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है और उनके वजह से हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो कुछ हम ग्रंथि ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। तो क्या है, ये अपना स्राव नली के बिना सीधे रक्त में भेजती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये ग्रंथि है ये एक नली के आकार में नहीं है, ये डायरेक्ट अपना जो हार्मोन्स है ब्लड में भेजती है। उनके स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। वही जो स्राव हो रहा है हमारे ब्लड में या रक्त में, उसी को हम कहते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत सारे हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे व्यक्तित्व को या फिर हमारे बिहेवियर या फिर ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। विभिन्न ग्रंथि एक या एक से अधिक प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या है कि इसमें हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन या फिर एक से अधिक हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, पाचक मतलब पैंक्रियास, पाचक रक्त में इंसुलिन भेजती है। जो पैंक्रियास है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेट करती है। रक्त में शर्करा
मतलब शुगर, हमारे ब्लड में जो शुगर है इनमें होने वाली इंसुलिन पर निर्भर करती है। जो हमारे ब्लड में शुगर है वो इंसुलिन हार्मोन उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। जब इंसुलिन या शर्करा की कमी शरीर में उत्पन्न होती है तो मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम ज़्यादा या फिर डिस्टरबेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी मनुष्य जो है कमज़ोर या फिर हमारी मानसिक शक्तियाँ जो है कमज़ोर होने लगती है और व्यक्ति का व्यवहार कम संतुलित लगता है और हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। उसका स्वभाव बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करेगा या फिर हेल्दी नहीं रहेगा तो वो खुद को असंतुलित महसूस करने लगता है। उसका स्वभाव बदल जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति हेल्दी है ही नहीं और वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो अपना मानसिक शक्तियाँ बदलने लगता है। नेक्स्ट आती है ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसमें क्या है कि शारीरिक रचना और मानसिक विकास में थायराइड ग्रंथि का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे मानसिक विकास होना चाहिए उसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और हमें क्या है सोचने समझने में और हमारी दिनचर्या में ये हेल्पफुल है। यदि यह ग्रंथि जन्म में ही शिशु में न हो तो बच्चे की बुद्धि में सुधार नहीं होता है। अगर यह ग्रंथि जब कोई एट बर्थ है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसमें जन्म से ही यह ग्रंथि वर्क ना करती हो तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वह सामान्य नहीं होगा। इस ग्रंथि का स्राव अत्यधिक हो तो उसका परिणाम अधिक शारीरिक वृद्धि, पसीना, अधिक प्यास, चिड़चिड़ापन और तनाव ऐसी इत्यादि जो चीज़ें हैं वो होने लगती है। अगर इस ग्लैंड का सही सिक्रेशन, ये ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन अगर सामान्य ना हो तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि से एड्रेनलिन का स्राव होता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलाइन हार्मोन्स का स्राव होता है। यह स्राव जो है व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल लाइन जो आपका हार्मोन्स है, अगर इसका सिक्रेशन नहीं होता है तो व्यक्ति के जो व्यवहार है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। एड्रीनलाइन पुरुष और नारी की यौवन संबंधित विशेषताओं के लिए उत्तरदायी होता है। जो ये हार्मोन्स है वह पुरुष और महिलाओं के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही यह स्राव व्यक्ति में तनाव की स्थिति में व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है या प्रभावित करता है। अगर इसका स्राव सामान्य रूप से नहीं हो तो व्यक्ति में क्या करता है, सोचने समझने और उसके बिहेवियर व्यवहार में जो भी चेंजेस देखने को मिलता है जैसे चिड़चिड़ाहटपन, इसकी अधिकता से दिल की धड़कन तेज और रक्तचाप अधिक हो जाता है। अगर एड्रेनलिन ग्लैंड से हार्मोन का अधिक सिक्रेशन हो जाए तो मनुष्यों में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर और जो हमारा टेकिकार्डिया है, ऐसी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। इसी से कुछ ग्लैंड्स हैं। जनन ग्रंथि, इसे सेक्स ग्रंथि भी कहते हैं। यह
भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार पर प्रभाव डालती है। जो आपकी जनन ग्रंथि है, यह भी व्यक्ति के बिहेवियर, मानसिक सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित करती है। पुरुष में पुरुष की विशेषताओं और नारी में वक्ष की वृद्धि और अन्य नारीत्व गुण उत्पन्न होते हैं। यही ग्रंथि के हार्मोन सीक्रेट होने से हम डिफरेंस कर पाते हैं पुरुष और महिलाओं में। इसी से उनके बॉडी पार्ट की ग्रोथ होती है। फ्यूज ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वे दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। जो मतलब सारे हमारी बॉडी में जितनी ग्लैंड्स है उनमें से ये पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, जो कि सारी ऑल ओवर बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है। इसके हार्मोन्स के प्रभाव पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्या है कि इनके हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वह आनुवंशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे वातावरण में जो भी प्रभाव पड़ता है, इस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन्स व्यक्ति के व्यवहार और वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो व्यक्ति के व्यवहार और जो ग्रोथ होना है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक रचना। शारीरिक रचना में क्या होगा कि शारीरिक रचना भी व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव डालती है। तो शारीरिक रचना कैसे कि कोई अगर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है तो वह अपने आप को अपने व्यवहार में परिवर्तित करता है, और कोई हैंडीकेप्ड है तो वह गिल्टी फील करता है। जबकि मोटे लोग आराम पसंद और सामाजिक होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वह सामाजिक और आराम पसंद होते हैं, जबकि पतले लोग स्वयं नियंत्रित, चिड़चिड़े और असामाजिक होते हैं। जो एकदम वीक पर्सन है वो अपने आप में गिल्टी फील करता है या फिर वह बिहेवियर में चेंजेस लाता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ। इससे भी हमारे जो व्यवहार में चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शारीरिक रसायन। स्वभाव में अंतर अलग अलग लोगों में रासायनिक तत्वों की भिन्नता के कारण होता है। कुछ रासायनिक तत्वों की वजह से हर व्यक्ति में अलग अलग चेंजेस होते हैं। ये रासायनिक तत्व दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो बाहर से शरीर में पहुंचते हैं और कुछ दवाओं के कारण हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो कुछ तो जो है कुछ बाहरी तत्व है, जैसे शराब हो गई, यह कुछ बाहरी तत्व है जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारे व्यवहार को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अन्य कारक। अन्य कारक में जैसे यौवन, योग्यता, विद्वान, बुद्धि, स्नायु प्रणाली आदि। जैसे यौवन, कोई शरीर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो वह अपने आप को अच्छा महसूस करता है। योग्यता, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई चीज़ों में अच्छा आईक्यू लेवल है तो वह अपने आप को अच्छा मानता है। किसी का आईक्यू लेवल अच्छा है। यह सारी चीज़ें भी मनुष्य को अपने बिहेवियर के प्रति प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक कारक। अब समाज में ऐसे कौन सा कारक है, समाज में ऐसी क्या गतिविधियां होती है जिसके वजह से हमारे
मानव व्यवहार मनोविज्ञान जो है उसको अफेक्ट करता है या फिर मानव के व्यवहार को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो समाज में देखते हैं सोशल कारक जैसे वातावरण और व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इस प्रकार उनके प्रभाव की भी अलग अलग होता है। तो क्या है कि हमारे समाज में वातावरण में व्यक्ति क्या है कि सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो वह भी अपनी जो क्रियाकलाप या दिनचर्या में जो कार्य करते हैं वो अलग अलग करते हैं। ये घर, स्कूल और समाज में विभक्त होते हैं। तो जो सोशल फैक्टर्स जो आता है, तो एक तो हो गया हमारा घर, घर का वातावरण कैसा है। स्कूल, स्कूल में हम कैसे वातावरण में स्टडी कर रहे हैं। और समाज, हमारे समाज में क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या चीज़ें होती है, उसके वजह से भी हमारे व्यवहार में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसा कि घर का वातावरण व्यक्तित्व के विकास में महत्व रखता है। जैसे हमारा घर का अगर वातावरण अच्छा हो तो हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीखेंगे और हमारा जो मानसिक संतुलन है वह भी अच्छा बना रहेगा। माता पिता का व्यवहार और सांस्कृतिक बच्चे के मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हमारे घर में माता पिता का व्यवहार अच्छा हो तो बच्चे भी वही शिक्षा अपने घर से ग्रहण करते हैं। माता पिता द्वारा अधिक लड़ाई, प्यार, सुरक्षा और माता पिता द्वारा तिरस्कार, टूटते घर बच्चों में परासर और माता पिता के प्रति और बच्चे का दुरुपयोग आदि। अगर हमारे घर में माता पिता बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह अपने मानसिक ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट था अपना घर, घर का वातावरण देखा। नेक्स्ट है आपका स्कूल, स्कूल कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है या फिर हमारे मानसिक संतुलन को कैसे अफेक्ट करता है। तो वो देखते हैं घर के वातावरण के बाद बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। जब छोटा बच्चा है वो घर से शिक्षा लेता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आती है उसकी स्कूल। तो स्कूल के परिवेश को देखा जाता है। अगर स्कूल का परिवेश अच्छा हो तो वह कंफर्ट फील करेगा, वही मित्रों और बड़े बच्चों के साथ मिलकर सीखता है। क्या है कि स्कूल में जो है अपने कुछ बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ मिलकर वो कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, वह अच्छा नागरिक बनना सीखता है। वह क्या है, स्कूल जाकर वह अपना कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर वह कुछ सोचने समझने की शक्ति और आगे बढ़ाता है। शैक्षणिक रिकॉर्ड और गतिविधियों में भाग लेना उसे विश्वास बनाता है कि अगर वह कुछ स्कूल में जाकर कुछ पार्टिसिपेट करता है किसी भी फंक्शन में, तो वो क्या है भाग लेकर उसमें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उसे अपने आप में विश्वास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें स्कूल से सीखता है। और स्कूल का जो समावेश है वह अच्छे ढंग से ना हो तो उसका क्या है बच्चे के बिहेवियर पर गलत असर करता है। नेक्स्ट आता है समाज। समाज, स्कूल के बाद बच्चा जो है समाज में पहुंचता है। तो स्कूल आदि के पश्चात बच्चा गुण, जीवन मूल्य आदि तथा विश्वास और व्यवहार समाज परंपराओं के अनुकूल होकर प्राप्त करता है। कि हमारे सोसाइटी में जो भी परंपरा है या फिर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अगर वहाँ का समाज या सोसाइटी जो है कुछ गलत या फिर कुछ ऐसे संगत में या फिर कुछ ऐसे परिवेश में है जहाँ पे समाज का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन सारी चीज़ों से बच्चा क्या है गलत शिक्षा की ओर बढ़ता है, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन और व्यवहार में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है शरीर और मन का संबंध। हमारी जो बॉडी है, माइंड है,
वो कैसे रिलेशनशिप में हैं, तो उसको देखते हैं। जब आपको मनोविज्ञान, व्यवहार और किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान हो गया है। मनोविज्ञान की परिभाषा कहती है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनेक मानसिक प्रक्रिया जैसे अनुभूति, सोचना, संवेदन, निर्णय, ज्ञान और अन्य अनेक प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी की परिभाषा कहती है कि हमारा जो मानसिक जैसे अनुभूति, सोचना, संवेदन और निर्णय लेने का और ज्ञान है, ये सारी चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना, जो कि हमारे माइंड और बॉडी से रिलेशनशिप में होता है। अगर हमारा माइंड हेल्दी है और हमारी बॉडी हेल्दी है तो हम कंफर्ट फील करेंगे। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी असमानता है या फिर हमारी कुछ विकार है हमारी बॉडी में, तो हमारा मन हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करेगा, तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और उसी के वजह से हम अफेक्ट रहेंगे हमारे बॉडी के वजह से, और हमारा मन वहीं पे जाता रहेगा और हमारी सोचने समझने की शक्तियों में कुछ अफेक्ट या फैक्टर का कार्य होगा, जिससे हमारा बिहेवियर अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है व्यवहार में मन और शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया, कि हमारे जो व्यवहार है, बिहेव हम जो करते हैं कि दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, और हमारा मन जो है इसमें, और बॉडी की क्रियाएं, व्यवहार और मन और शरीर की जो क्रियाएं हम जो डेली रूटीन में करते हैं, और प्रतिक्रियाएं जो हम उसके विरुद्ध करते हैं, तो वो कैसे होती है, इनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं मस्तिष्क और व्यवहार में परस्पर संबंध को समझने के लिए दोनों न्यूरल और ब्रेन न्यूरल एंड रासायनिक प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिएक्शन होती है वह, और जो हमारे न्यूरॉन्स है जिनके वजह से हम हमारे मस्तिष्क तक कोई इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को संवेदी अंगों के थ्रू पहुंचाते हैं। तो यह क्या है कि महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसके वजह से हम ये सारी हमारी दिनचर्या की प्रोसेस कर पाते हैं और व्यवहार प्रतिक्रियाएं कर पाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या ऐसा बायोलॉजिकल अप्रोच है जिसके थ्रू हम उन सारी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। तो मन पर शरीर के प्रभाव, जो हमारा मन है, माइंड है, उस पर हमारे शरीर के कैसे प्रभाव पड़ते हैं। तो मन और शरीर के प्रभाव तो हम भौतिक रूपों से पहचानने वाले योग्य घटनाओं के प्रभाव की बात कर रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर परिवर्तन, व्यवहार पर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। लगभग सभी पहचानने योग्य अर्थात दिखाई देने वाली घटनाओं का वर्णन या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में किया जा सकता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो शरीर के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो और व्यवहार जो हमारा हो रहा है, यह सोचने समझने की शक्तियाँ और ये कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान आपस में संबंध है, जिसके वजह से हम हमारी दिनचर्या की क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट आता है औषधि प्रभाव का अध्ययन, कि जो कुछ मेडिसिन्स है, कुछ ड्रग्स है, उसका अध्ययन क्यों है, क्यों जरूरी है।
तो औषधि एक रासायनिक पदार्थ है। जैसा कि हमने देखा कि जो मेडिसिन है वह केमिकल से मिलकर ही बनी है, जो शरीर के लिए बाहरी है। हमारे शरीर में तो ये बनती नहीं है। यह जो औषधियाँ है ये बाहरी है, या तो पूरी बाहरी है या इंट्रोड्यूस के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट की जाती है। तो कुछ औषधियाँ ऐसी है कि जो बाहरी है उसको हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है या फिर उन्हें दिया जाता है, जिसके वजह से कुछ हमारे अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें हेल्पफुल मिलता है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। जैसा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में पहुंचने के पश्चात वो वहाँ पे अपना होस्ट बनता है और वहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करता है। इसलिए इन औषधियों को हमारे शरीर में इंटर करके या पहुँचाया जाता है, जिसके वजह से वह हमारे को ज़्यादा ग्रसित नहीं कर पाती है। इसलिए हम औषधियों का अध्ययन भी देखते हैं और यह औषधियों का मात्रा जो हमारे शरीर को आवश्यक होती है उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। इनके कम ज़्यादा होने से हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारा जो व्यवहार है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक अवस्थाएं और स्वास्थ्य, मेंटल स्टेटस एंड हेल्थ। हेल्थ क्या है कि हेल्थ को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है। कि हम सारे रूपों से स्वस्थ हो और कोई भी डिसीज हमारे बॉडी में ना हो, हम पूरे रूप से स्वस्थ हो, यह हमारी हेल्थ है। तो हेल्थ का कुछ मानसिक अवस्थाएं हैं, जैसे इसको देखते हैं। हमारा व्यवहार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हमारा जो भी व्यवहार है दूसरों के साथ, हम कैसे व्यवहार करते हैं या फिर हम स्वस्थ है या नहीं है, वो सारा हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। चूँकि तनाव कारक हमारी अनुभूतियों द्वारा परिभाषित होते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे तनाव हैं तो हमारा बिहेवियर भी चेंजेस होता है। तो यह कुछ मानसिक अवस्थाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो आज का टॉपिक यह भी होता है खत्म।